दोस्तों बात है 22 मार्च 2022 की। सुबह सुबह 10 बजे का टाइम था। हमारे देश के जो कोस्ट गार्ड्स थे उनको समंदर के अंदर एक जहाज नजर आया जिसके अंदर टोटल 6 लोग बैठे थे, जिनमें से 3 बच्चे थे और 3 बड़े थे। दोस्तों दिखने में तो वो हम इंडियन जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन फिर भी कोस्ट गार्ड्स को उन पे शक हुआ क्योंकि वो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की तरफ से आ रहे थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो इंडिया घूमने नहीं आ रहे थे, वो आ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और साथ ही साथ में अपने बच्चों के लिए दूध का इंतजाम करने के लिए। क्योंकि दोस्तों उनके देश में कुछ भी नहीं बचा था, ना खाने के लिए अनाज, ना बच्चों के लिए दूध और ना ही पेट्रोल, ना एलपीजी गैस और यहां तक कि पीने का पानी भी नहीं था। और जो था भी वो भी आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि दोस्तों वहां पे 1 लीटर दूध की प्राइस थी 2000 रुपया, 1 कप चाय की कीमत थी 100 रुपया और 1 किलो चावल की कीमत थी 400 रुपया और 1 किलो शक्कर की कीमत थी 300 रुपया। दोस्तों यहाँ पे मैं इंडियन रुपीस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंकन रुपीस की। अगर मैं इंडियन रुपीस से श्रीलंकन रुपीस को कंपेयर करूं तो 1 रुपया इंडिया का होता है वहां का 4 रुपया। दोस्तों महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वहां के लोग लूटमार पे आ गए और पेट्रोल पंप पे तो आर्मी के जवानों को खड़ा किया गया। दोस्तों बढ़ती महंगाई को देखकर वहां के लोग अलग अलग देशों में जाने लगे और जो लोग इंडिया की तरफ आ रहे थे उन्हीं में से 6 लोग वो भी थे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों और सोने की जो लंका थी उसकी लंका किसने जला दी। और दोस्तों ये जो लोग अलग अलग देशों में जा रहे थे इनकी हालत का जिम्मेदार कौन था? क्या इंडिया में भी आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ होने वाला है? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में इकोनॉमिकल क्राइसिस क्यों आए। दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस क्यों आए, उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्राइसिस आने के बाद में श्रीलंका की हालत कैसी हो गई। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हर कंट्री के अंदर उनका खुद का फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है जिसका इस्तेमाल वो दूसरे देशों से चीजें इंपोर्ट करने के लिए करते हैं। दोस्तों जब ये फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो जाता है तो चीजें इंपोर्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और सेम सिचुएशन हुई श्रीलंका के साथ। मैं आपको बता दूं, जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2022 तक इनका जो फॉरेन करेंसी रिजर्व था वो 70% तक कम हो गया। और दोस्तों इनके ऊपर 4 बिलियन यूएस डॉलर का कर्जा हो गया, जिसको अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 30,670 करोड़ रुपए के आसपास। दोस्तों अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो हमारे देश के अंदर जो लग्जरी चीजें होती हैं उनको इंपोर्ट किया जाता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। लेकिन दोस्तों इनके देश के अंदर मतलब श्रीलंका के अंदर जो बेसिक चीजें होती है उनको भी इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि अनाज, शक्कर, पेट्रोलियम, गैस, यहां तक कि जो मेडिसिन होती है उनको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या हुआ, जब इनका फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो गया तो इनके देश के अंदर जो बेसिक चीजें थी वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई, आसमान छूने लगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फरवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक मतलब 1 महीने के अंदर जो महंगाई थी 25% तक बढ़ गई। दोस्तों बिजली की भी कमी होने लगी क्योंकि श्रीलंका फ्यूल भी बाहर के देशों से इंपोर्ट करता था। मैं आपको बता दूं 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे बिजली आती थी और जो स्ट्रीट लाइट्स होती थी उनकी लाइट को भी बंद करवा दिया गया। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी विभाग को यह आदेश दिया गया कि इंडियन ऑयल की जो श्रीलंकन ब्रांच है मतलब लंकन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उनसे ऑयल ले लिया जाए। उसके बाद में दोस्तों उनको 6000 टन ऑयल दिया गया जिससे श्रीलंका के लोगों को बेहतर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, हफ्ते में सिर्फ 1 बार कुकिंग गैस का सप्लाई किया जाने लगा, जिसकी वजह से जो गैस का सिलेंडर होता है उसका प्राइस 3000 श्रीलंकन रुपीस से बढ़कर 4200 श्रीलंकन रुपीस हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिसकी वजह से वहां पे बहुत बार भगदड़ भी हो गई, लूटमार भी हो गई। तो फाइनली वहां की गवर्नमेंट ने आर्मी को वहां पे तैनात कर दिया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी न्यूज़पेपर्स होते थे उन्होंने भी अपनी प्रिंटिंग आधी कर दी और पेपर की कमी के कारण बच्चों के एग्जाम नहीं लिए जा रहे थे, उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया। और दोस्तों ऐसी और भी बहुत सारी सिचुएशन श्रीलंका के अंदर होने लगी। चीजों की कमी और बढ़ती महंगाई को देखते हुए वहां के लोगों ने दूसरे देशों में जाने का फैसला ले लिया। अब दोस्तों सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों? तो मैं आपको बता दूं, श्रीलंका और उसमें रहने वाले लोगों की जो हालत हो रही है इसके पीछे कई चीजें जिम्मेदार हैं। हमने जितना रिसर्च किया हमको टोटल 5 रीजन मिले जिसकी वजह से श्रीलंका की हालत हो गई। तो चलिए दोस्तों उन 5 रीजन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण है सिविल वॉर। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब श्रीलंका आजाद हुआ था तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उनके देश में टूरिज्म और एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग था। इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे आते थे। और मैं आपको बता दूं, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे वो भी श्रीलंका में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि दोस्तों वहां पे उनको फ्यूचर दिखता था। लेकिन मैं आपको बता दूं 1983 में वहां पे सिविल वॉर होना शुरू हो गया, जिसके बाद में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया क्योंकि उनको लगा कि अगर वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, उनको लॉस हो सकता है। और दोस्तों सिविल
सिविल वॉर की वजह से हुआ क्या, जो पैसा डेवलपमेंट में जाना चाहिए था वो पैसा सिक्योरिटीज में जाने लगा। सिक्योरिटीज का बजट 4% से बढ़कर 20% तक हो गया। 2005 में महिंदा राजापक्सा प्रेसिडेंट बने और उन्होंने पूरी कोशिश की कि सिविल वॉर को बंद किया जा सके और फाइनली 2009 में सिविल वॉर बंद हो गया। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे सब कुछ जीरो था। लेकिन दोस्तों श्रीलंका ने हार नहीं मानी, उन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने की सोची और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था हम्बनतोता पोर्ट। इस पोर्ट को बनाने के लिए वो सबसे पहले गए यूएस के पास फंडिंग लेने के लिए। तो यूएस के पास जब गए तो उन्होंने पूरा अपना एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उनको ऐसा लगा कि अगर वो उनको पैसा देते हैं तो वो इतने पैसे कमा ही नहीं पाएंगे कि वो उनके कर्जे को चुका पाए, तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद में श्रीलंका आया इंडिया के पास और इंडिया ने भी उसको पैसे देने से मना कर दिया, सेम रीजन की वजह से। इसके साथ साथ इंडिया ने श्रीलंका को एडवाइस भी किया कि तुम पैसे किसी से भी मत लो, क्योंकि अगर पैसे लोगे तो ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और साथ ही साथ जो भी कर्जा तुम लेने वाले हो उसको चुका नहीं पाओगे। लेकिन श्रीलंका ने किसी की बात नहीं सुनी, वो डायरेक्टली चला गया चाइना के पास और चाइना ने उसको पैसा दे दिया। उसके बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और दोस्तों बताइए बाद में फाइनली हुआ क्या। दोस्तों वही हुआ जो यूएस और इंडिया ने कहा था कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आएगा कि जब यूएस को और इंडिया को पता था कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा तो क्या चाइना को नहीं पता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाइना को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था, लेकिन चाइना की ये स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले तो डेवलपिंग कंट्रीज को कर्जा दो और उसके बाद में जब उनका प्रोजेक्ट बंद हो जाता है या जो भी चीज के लिए उन्होंने कर्जा लिया वो चीज बंद हो जाती है तो उसके बाद में क्या करो, उसी पर्टिकुलर चीज को बहुत ही सस्ते भाव में खरीद लो। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, हम्बनतोता पोर्ट को उन्होंने 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, चाइना ने कर्जा दिया तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ में जब उन्होंने हम्बनतोता पोर्ट को खरीद लिया तो वहां से प्रॉफिट भी मिलेगा। दूसरा कारण टूरिज्म का कम होना। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 तक श्रीलंका वन ऑफ द टॉप टूरिज्म कंट्री था और मैं आपको बता दूं इनके देश के अंदर हर साल लाखों लोग घूमने फिरने आया करते थे और 2018 में इन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, क्योंकि 2018 के अंदर श्रीलंका में 2.3 मिलियन टूरिस्ट आए थे घूमने फिरने के लिए। दोस्तों श्रीलंका की जीडीपी का 12 से 13% इन टूरिस्ट लोगों से ही आता था। लेकिन दोस्तों 21 अप्रैल 2019 को एक के बाद एक बम धमाके हुए जिनको ईस्टर बॉम्बिंग भी कहा जाता है। इन धमाकों के अंदर 3 होटल्स और 3 चर्चेस को टारगेट किया गया था और वो भी अलग अलग जगह पे। और दोस्तों जांच पड़ताल करने के बाद में पता चला कि कोई लोकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप था जिनके 8 सुसाइड बम्बर आए थे और उन्होंने ये सब कांड किया था। मैं आपको बता दूं इस धमाके के अंदर 300 लोग मारे गए थे, जिसमें से 45 लोग ऐसे थे जो खाली घूमने फिरने आए थे, मतलब वो टूरिस्ट थे। उसके बाद में दोस्तों श्रीलंका के अंदर एंटी मुस्लिम दंगे होने लगे, मतलब दोस्तों वहां के जो लोग थे मुस्लिम लोगों के घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर हमला करने लगे। इन सारी चीजों को रोकने के लिए वहां की सरकार ने आर्मी को भी तैनात कर दिया ताकि सारी चीजों को कंट्रोल में लाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर इन सारी चीजों को भी ब्लॉक कर दिया गया ताकि अफवाहें ना फैले। दोस्तों इस चीज का टूरिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ, उन्होंने श्रीलंका आना बंद कर दिया क्योंकि दोस्तों सबको अपनी जान प्यारी होती है। उसके बाद में दोस्तों उनका टूरिज्म बहुत ज्यादा गिर गया। पहले वो जितने पैसे कमाते थे, जितने लोग श्रीलंका में आते थे, उससे भी बहुत कम मात्रा में अब आने लगे। तीसरा कारण अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस एंड इंस्टेंट डिसीजन। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 में गोटाबाया राजापक्सा को प्रेसिडेंट चुना गया क्योंकि दोस्तों उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि अगर उनको प्रेसिडेंट चुना गया तो वो टैक्स को आधा कर देंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, जैसा कि दोस्तों आजकल हमारे देश में भी बहुत सारे स्टेट्स में हमको सुनने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों लोगों ने गोटाबाया राजापक्सा को जिता दिया और वो प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए टैक्स को 15% से 8% पे लेकर आ गए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें फ्री में देने लगे, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री सब्सिडी और भी बहुत सारी चीजें। अब दोस्तों जरा सोचिए, एक तो देश की हालत पहले ही खराब है और उसके बाद में जो छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं उनको भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि अनाज हो गया, शक्कर हो गई, दवाइयां हो गई। अब ये सारी चीजें भी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में देने लगेंगे तो इनका पैसा पे कौन करेगा? क्या नेता पे करेंगे? आंसर इज नो। अब दोस्तों गोटाबाया राजापक्सा ने टैक्स तो आधा कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास उतने पैसे थे नहीं, तो ये जो बेसिक चीजें थी इनकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इन्होंने एक ऐसा इंस्टेंट डिसीजन लिया जिससे इनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करती थी, तो इन्होंने इंस्टेंटली एक डिसीजन लिया कि अब से श्रीलंका के अंदर जो भी खेती होगी सारी की सारी ऑर्गेनिक खेती होगी, हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों सच कारण तो ये था कि इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि ये फर्टिलाइजर को दूसरे देश से इंपोर्ट कर सके, इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया। और दोस्तों इनका डिसीजन इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ क्योंकि इनकी जो फसलें थी बर्बाद हो गई और इनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। चौथा कारण है कोविड पेंडेमिक। देखिए दोस्तों फसलों को तो बहुत ज्यादा नुकसान हो
चुका था और करोड़ों रुपए का लॉस भी हो चुका था। और उसके बाद में मार्च 2020 में आ गया कोविड-19, जिसने इनकी कमर और तोड़ दी, क्योंकि दोस्तों गोटाबाया राजापक्षा ने टैक्स को कम कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे थे नहीं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि सारी चीजें फ्री में देंगे। अब दोस्तों सारी चीजें फ्री में देने के लिए अलग अलग देशों से कर्जा लेने लगे, जिसकी वजह से लगातार कर्जा बढ़ते गया। इसके अलावा दोस्तों ऑर्गेनिक खेती के चक्कर में इनको करोड़ों रुपए का नुकसान और भी हो गया। तो दोस्तों इस वजह से श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। वैसे मैं आपको बता दूं इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, जो कि हमारा पांचवा कारण है, वो है राजापक्षा फैमिली। दोस्तों राजापक्षा फैमिली ने पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा नेपोटिज्म किया, और नेपोटिज्म भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ऐसा नेपोटिज्म किया कि अपने फायदे के लिए उन्होंने संविधान के पन्नों को ही पलट डाला। देखिए दोस्तों लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का जनता के लिए जनता को समर्पित नेता। लेकिन दोस्तों अगर हम श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने इसकी परिभाषा बदल ही दी। इनकी परिभाषा ऐसी हो गई, जनता का राजापक्षा के लिए राजापक्षा को समर्पित संविधान। क्योंकि दोस्तों राजापक्षा फैमिली का कोई भी एक या दो आदमी पावर में नहीं है, बल्कि 9 मेंबर्स पावर के अंदर है और अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीलंका के डेवलपमेंट का जितना भी अमाउंट होता है उसका 75% तो इनके पास ही आता है। अब वो कैसे आता है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों 2005 से लेकर 2015 तक महिंदा राजापक्षा प्रेसिडेंट थे, और उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने हम्बनतोता पोर्ट और साथ ही साथ कोलंबो के लोटस टावर के लिए चाइना से कर्जा लिया था। अब दोस्तों कर्जा जितना लिया उसमें से कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे उनके जेब में गए, ये तो सब जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों 2019 से लेकर टिल डेट तक गोटाबाया राजापक्षा श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। और मैं आपको बता दूं जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने महिंदा राजापक्षा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। इसके अलावा दोस्तों उनके जो लड़के हैं नमल राजापक्षा, उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। मैं आपको बता दूं उसके ऊपर तो इतने आरोप है कि वो बहुत बार अरेस्ट भी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों चमल राजापक्षा वहां के इरिगेशन मिनिस्टर हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, श्रीलंका के अंदर रबर, नारियल और चाय की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और इनकी खेती करने के लिए इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। तो दोस्तों वहां पे कोई घोटाला ना हो जाए, और अगर गलती से घोटाला कर भी दे तो वो फंस ना जाए, इसीलिए चमल के जो लड़के हैं उनको बना दिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने हद तो तब कर दी जब इन्होंने बेसिल राजापक्षा, जो इनके एक भाई हैं, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए संविधान में ही चेंज कर दिया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बसिल राजापक्षा को मिस्टर 10% भी कहा जाता है, मतलब किसी भी काम को कराने के लिए 10% कट लेते हैं। और दोस्तों 2020 के अंदर श्रीलंका के संविधान का 20वां संशोधन आया, जिसके अंदर यह था कि प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रेसिडेंट किसी भी मंत्री को चुन सकता है और कभी भी निकाल सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों जनरल इलेक्शन के 1 साल के बाद में प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। अब दोस्तों जरा आप खुद सोचिए, अगर एक ही फैमिली के पास इतने सारे पावर आ जाएंगे तो डेमोक्रेसी तो खतरे में आ ही जाएगी, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि खतरे में आ चुकी है। और दोस्तों इसी वजह से श्रीलंका के अंदर जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस आया और लोग राजापक्षा फैमिली का विरोध करने लगे। इसके अलावा श्रीलंका को छोड़कर अलग अलग जगह पे जाने लगे और समंदर के रास्ते से इंडिया में आने लगे, और इंडिया ने भी उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और आज जो लोग भी श्रीलंका से आ रहे हैं उनको रेफ्यूजी कैंप में रखा जा रहा है। दोस्तों ये क्राइसिस सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए वार्निंग है जहां के नेता फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज बांटने का दावा करते हैं। वैसे दोस्तों हमारे देश में भी आपको ऐसे बहुत सारे नेता मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टेट मिल जाएंगे जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में चीजें बांटने का दावा किया जाता है। और इलेक्शन के टाइम में तो अक्सर चीजें फ्री में बांटी जाती है, जैसे कि एक बार कलर टीवी बांटा गया, एक बार लैपटॉप बांटा गया, और कुछ स्टेट्स के अंदर तो आधी पॉपुलेशन के लिए मतलब फीमेल्स के लिए ट्रैवल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब दोस्तों ये जो फ्री की चीजें हैं इनका पैसा भरेगा कौन? क्या नेता भरेंगे? आंसर इज नो। इनका पैसा हमारे जेब से जाता है जो हम टैक्स पे करते हैं। ये जो नेता होते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे का फायदा उठाते हैं अपने पर्पस के लिए। तो दोस्तों उन नेताओं को भी इस चीज से सबक लेना चाहिए कि अगर उन्होंने फ्री में चीजें बांटना बंद नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब उनके स्टेट का नाम भी बर्बाद स्टेट की लिस्ट में आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम जनता को भी उनको वोट नहीं करना चाहिए जो हमको फ्री का लालच दे, बल्कि उसको वोट देना चाहिए जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाए और साथ ही साथ में हमारे देश के विकास के लिए काम करे। तभी दोस्तों हमको वोट देने और टैक्स देने में मजा आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो दबा के शेयर कीजिए, सबको पता चल जाना चाहिए कि श्रीलंका के साथ ऐसा क्यों हुआ। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।